बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि सिल्क के फैब्रिक के ऊपर क्या टिप्स को मद्देनज़र रखते हुए हम ट्राउज़र्स को स्टिच कर सकते हैं। वो 4 पीसेस वाला ट्राउज़र जो कि मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने सिल्क का फैब्रिक लिया हुआ है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 65 इंच के करीब है और लंबाई पौने 2 गज़ के करीब है। ये कपड़ा थोड़ा सा हार्ड है, शमो सिल्क की तरह नहीं है। ट्राउज़र्स हमेशा थोड़े से हार्ड कपड़े में बनते हैं, भले वो कॉटन का फैब्रिक हो या रेशमी कोई भी हो। यहाँ पे मैं आपको इसकी चौड़ाई बता रही हूँ, फिर मैं बता देती हूँ कि इसे किस रुख के ऊपर हम लोगों ने आसन निकालनी होती है। मैं मीडियम साइज़ का ट्राउज़र यहाँ पे आपको बता रही हूँ। यहाँ पे निशानात कुछ नज़र आएंगे, कुछ नहीं, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पे आपको टिप्स देना है। यहाँ पे सबसे पहले इसकी कन्नी को काट के निकालना है। खींच के मत फाड़िएगा, धागे खिंच जाते हैं, कपड़ा ख़राब हो जाता है। दोबारा से वही खिंचाव आएगा जो कन्नी वाला खिंचाव होता है, तो बेहतर यही है कि काट के निकाल दें। इसके एक तरफ से यहाँ लंबाई के रुख पे फ्रंट की आसन निकलेगी और चौड़ाई के रुख पे हम इसे फ़ोल्ड करेंगे तो यहाँ इसके पाइंचे निकलेंगे। तो जहाँ फर्स्ट वाले के पाइंचे हैं, दूसरी तरफ की आसन बिल्कुल अपोजिट कोने से निकलेगी। एक चीज़ और वाज़े कर दूं कि यहाँ पे सारे निशानात या फिटिंग मार्क करना मेरा मकसद नहीं है। आप लोगों को कुछ हिस्से स्किप नज़र आएंगे। मेन मकसद यह है कि इस कपड़े को हैंडल कैसे किया जाए। सबसे पहले कपड़े को लंबाई के रुख पे इस तरह रख लिया, चौड़ाई के रुख पे फ़ोल्ड करने के बाद पिन्स लगा लिए हैं। फ़ोल्डेड हिस्सा मेरी तरफ है और खुले हिस्से मुझसे दूरी पे हैं। 16 इंच की चौड़ाई के ऊपर इसे मैंने फ़ोल्ड किया है। अगर आपने इससे ज़्यादा चौड़ाई वाले ट्राउज़र बनाने हैं तो आपको कपड़ा डबल ही लेना पड़ेगा लंबाई में। यहाँ पे ये कपड़ा पूरा मैंने बिछा के पिन्स लगा दी हुई हैं और कहीं कहीं आपको लगेगा, क्योंकि इसकी जो सिल्क वाला हिस्सा अंदर है, खिसक सकता है। फ्लोर पे मत बिछा के इसे कट कीजिएगा, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पिन्स की मदद से हैंडल कर सकें। पंखा बंद कर दीजिएगा। अब यहाँ पे लंबाई के रुख पे हम लोगों ने 2.5 इंच इसकी इलास्टिक का जो निशान होता है, सेम निशानात वही लगने हैं जो ट्राउज़र्स के बारहा मैं आपको सिखा चुकी हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं कर्व स्केल का इस्तेमाल नहीं करूँगी। उसकी भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। 2.5 इंच ऊंचाई के ऊपर इलास्टिक का मार्जिन लगाया, फिर इसके नीचे मैंने थाइस का मार्क लगाना है। बेसिकली वो थाइस का भी होता है और वो हमारे क्रॉच एरिया या आसन भी होती है। तो हिप्स के राउंड का चौथा हिस्सा यहाँ पे मैं 10 इंच ले रही हूँ। 2 जगहों पे निशानात लगाने के बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरीके से 2 जगहों पे पहले निशानात लगा लेने हैं, फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। अच्छा, निशानात जो है ना, चौक थोड़ा थोड़ा उठा के बिल्कुल इसके ऊपर घसीटिएगा मत, क्योंकि ये कपड़े को खींच के अपने साथ ले जाता होता है, क्योंकि बड़ा सॉफ्ट सा कपड़ा होता है ना ये। तो हम लोगों ने जो ये वाला निशान लगाया थाइज़ वाला, इससे 1.25 इंच अंदर की तरफ, और ऊपर जो इलास्टिक वाला निशान है उससे ½ इंच अंदर की तरफ निशान लगा के कर्व स्केल का अंदर वाला हिस्सा या बाहर वाला हिस्सा, क्योंकि हमारी बॉडी की शेप यहाँ से हल्की सी गोलाई में होती है, हिप बोन जो होती है, इस वजह से नहीं चाहते आप तो स्ट्रेट भी बना सकते हैं। इसके अलावा मैं इस कर्व स्केल का इस्तेमाल कहीं नहीं करने वाली हूँ और घुटने का नाप भी नहीं लगाने वाली, वो भी आपको पता चल जाता है। अब जो मैंने निशान इलास्टिक वाले हिस्से पे लगा दिया है, उससे अंदर की तरफ कमर की चौड़ाई मैंने 12 इंच फ्रंट के लिए रख दी हुई है और इसी निशान को स्ट्रेट नीचे की तरफ ले जाना है ऐसे। अब देखिएगा कि ये जो हम लोगों ने थाइज़ वाला निशान लगाया था 1.25 इंच अंदर की तरफ और ये स्ट्रेट लाइन, इसके बाहर मैं 2 इंच ले लूँगी और 2 इंच लेके राउंड शेप बना लूँगी। यहीं पे बात वाज़े कर दूँ, थोड़ा सा आगे चल के मज़ीद कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये जो निशान हमने 1.25 इंच अंदर की तरफ और ये जो निशान लगा रही हूँ, इसका सेंटर कर लीजिएगा। यहीं पे वो 14 इंचज़ आ रहा है मेरे केस में, उसको फिर फोल्डेड हिस्से से नाप लीजिएगा। ये हमारे ट्राउज़र का सेंटर होता है और इसी निशान को हमने पाइंचे के ऊपर भी लगाना है। अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा जिसके ऊपर मैंने ट्राउज़र्स की ड्राफ्टिंग सिखाई हुई है आपको पेपर के ऊपर। अब हम लोगों ने यहाँ पे लेंथ मार्क करनी है ट्राउज़र्स की। ये जो इलास्टिक वाला मार्जिन है इससे नीचे की तरफ 36 इंच में सिलाई रखूँगी, यानी पूरा तैयार, और 3 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ नीचे फोल्डिंग के लिए। तो इलास्टिक मार्जिन के बाद जो मार्जिन बच रहा है उसके ऊपर मैं निशान लगा रही हूँ 36 इंच का और इससे नीचे 3 इंच में निशान लगा रही हूँ नीचे फोल्डिंग के लिए। इसमें फोल्डिंग इसी में से होगी, इसमें बारीक फोल्डिंग नहीं करनी है। बारीक फोल्डिंग करेंगे तो पलट के सामने की तरफ आएगा। हैवी फोल्डिंग करेंगे तो बहुत ग्रेस और ख़ूबसूरती आएगी। आखिर में आपको इसे डमी को वेयर करके भी दिखा दूँगी। यहाँ पे अब ये नाप रही थी। अब मैंने आपको बताया ना कि इसका सेंटर ट्राउज़र का कैसे निकालना है। वो निकाल के जितना चौड़ा आपका पाइंचा रखना है वो पाइंचा रख लीजिएगा और
पाइंचे की चौड़ाई को ऊपर जो हमारी थाइज़ वाला हिस्से बाहर और अंदर की तरफ है उससे स्ट्रेट स्केल से मिलाना है। तिरछापन तो ऑब्वियसली आएगा क्योंकि थाइज़ का हिस्सा चौड़ा है। गोलाई नहीं देनी। अभी मैं आपको स्केल रख के दिखा रही हूँ। सिर्फ यहाँ पे कर्व स्केल का यूज़ किया है मैंने। यहाँ से नीचे की तरफ पाइंचे की तरफ मैंने यहाँ पे कर्व स्केल का यूज़ नहीं किया और ना ही मैंने यहाँ घुटने की कोई मार्किंग की है क्योंकि ऑब्वियसली लूज़ ट्राउज़र है तो इसमें घुटने की मेजरमेंट इतनी बनती नहीं है। स्केल रख के दिखा देती हूँ। यहाँ मैं इस तरीके से रखती होती थी और अंदर की तरफ देखे कितना फ़र्क आ गया है इससे जो मैंने एक्चुअल निशान लगाए हैं वो। यानी इसमें ये होता है कि लेग फिटिंग आ जाती है, लेकिन अगर सिल्क में मैंने लेग फिटिंग कर दी ना तो कपड़ा सिलाई की वजह से छिद जाता है बहुत ज़्यादा खिंचाव आने के बाद। ये देख लीजिए। तो अब जो मैंने यहाँ निशानात लगा दिए हैं उसको मैं कर रही हूँ कट। कटिंग दिखानी ज़रूरी है क्योंकि फिर बहनें कहेंगी कि आप लोगों ने आपने जो बताने वाली बात थी वो इसमें नहीं दिखाई। इसमें जितने झोल आ रहे हैं उसको कवर कर रही हूँ और फिर इसकी कटिंग कर देते हैं ऐसे। अच्छा, जिस वीडियो में मैंने आपको ट्राउज़र का सेंटर लेना बताया ना वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और नीचे से जो हमने 3 इंच रखा है उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ ही काटते हैं ताकि जब वो फोल्डों के ऊपर आए तो बराबर एक जितना हो उसको हम बराबर करके कट कर लेते हैं। अब पिन्स यहाँ से थोड़ी थोड़ी निकालते जाएं, एकदम से सारी पिन्स ना निकालें और इसके बॉटम को भी ऐसे चौड़ाई के रुख पे कट करते हुए बड़े एहतियात की ज़रूरत है। बाकी सारी पिन्स निकाल देते हैं और यहाँ थोड़ा बहुत जो टेढ़ा कट हुआ है उसको सीधा कर देते हैं। फ्रंट के पीसेस कट हो गए हैं। अब बैक के पीसेस बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पाइंचे आए फ्रंट वाले के, तो इसके इस तरफ जो कपड़ा बचा है लंबाई में भी इतना ज़्यादा ये है इस्तेमाल हो जाएगा हमारे बैक के जो आसन होती है ना चौड़ाई, चूँकि हमें उसमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है तो यूँ कपड़े को पलट के वो वाला रुख अपनी तरफ ले आना है। यानी पहले वाले का पाइंचा उसके साथ वाला जो कपड़ा है वो दूसरे यानी बैक वाले हिस्से की आसन बनेगी। इस तरीके से इसे फ़ोल्ड कर लेते हैं। अब इसकी फ़ोल्डिंग भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा बढ़ के होगा, ये इतना सा हिस्सा हमारा फ्रंट के पाइंचे में कट गया है ना, तो हम लोगों ने इसको इसलिए बढ़ा के रखा है क्योंकि कपड़े का तो हमारे पास लंबाई में ज़्यादा था, तो हम आसान इसकी वहाँ से कवर कर लेंगे। तो अब हमने इसके ऊपर फ्रंट का पीस बिछाना है। अब फ्रंट का पीस बिछाएगा, पहले 2 पीसेस ऑलरेडी हैं, तीसरा हिस्सा इसके ऊपर बिछाएगा, तो इसको भी पिन से कवर कर लीजिएगा, नहीं तो ये खिसकता जाएगा, ट्राउज़र का नाप बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा। सेम यही टिप्स वो बहनें जो कहती हैं लीलन उनसे नहीं संभलती, शनील उनसे नहीं संभलती, वो भी इस तरीके से कर सकती हैं। शनील तो मैंने आपको लास्ट ईयर भी स्टिच करना बताई थी। अब इसकी लंबाई से 3 इंच नीचे की तरफ और चौड़ाई मैंने यहाँ 2 इंच ज़्यादा रखी हुई है और नीचे से तो बिल्कुल स्ट्रेट है जैसे कि आपने यहाँ देख लिया। अच्छा, इसकी जो बाहर की आउट सीम है वो तो एग्जैक्ट होगी, लेकिन इन सीम के अंदर यहाँ पे मैं इसलिए निशान लगा कर दिखा रही हूँ क्योंकि ये 3 तहें हैं अब कपड़ों की, तो यहाँ से तकरीबन 2.5 इंच ऊपर है। तो हम क्या करेंगे कि बैक के और यहाँ से 2 इंच बाहर की तरफ है, तो यहाँ से आधा इंच नीचे की तरफ लेके ऐसे हमने आसन का निशान तिरछा लगा लेना है। जो फ्रंट का क्रॉच एरिया कमर की तरफ है वहाँ से 2 इंच बाहर की तरफ लेके और स्ट्रेट लाइन बना देनी। देखिए अभी खिसका ये, अभी मैं पिन्स लगाती हूँ इसके ऊपर। मेरी कोशिश यही थी कि इस पर पिन्स ना लगाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं से वो उछल के कपड़ा बाहर निकल रहा है। ऑब्वियसली वो पतला सा है तो उड़ेगा, और यहाँ से हमने इसकी आसन, ये देखिए दोबारा से आया हाथ में। मैंने तमाम वो गलतियाँ इसके अंदर ऐड की हैं जो होती हैं। अब मैंने पिन्स लगा दी हैं, इसको कवर कर दिया है। पाइंचा बाहर की तरफ 2 इंच मैंने ले लिया है और इसको स्ट्रेट स्केल की मदद से मिलाना है। कर्व देंगे तो जितना सिल्क के अंदर कर्व देते हैं उतना उसमें खिंचाव के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस तरह रेब रहेगा ना तो इसके अंदर सिलाई में वैसा खिंचाव नहीं आएगा जैसे आप लोग अक्सर कहते हैं सिलाई में आता है। इसी तरीके से मैंने फ्रंट वाले पीसेस को स्ट्रेट लाइन बना दी थी। ये हो गया। अब इसको बाहर की तरफ यूँ निकाल देना है जिस तरीके से तिरछापन हम लोगों ने पहले भी निकाला था। ये देखिए अब बैक की इसकी हो गई है ड्राफ्टिंग कंप्लीट। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने इसको ओवरलॉक कर लिया था। ओवरलॉक करने के बाद फ्रंट और बैक के पीसेस को हम लोगों ने एक दूसरे पे रख के पाइंचे से ऊपर की तरफ ले जाना। आप देखिएगा मैं दूसरा हाथ इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी वजह यह है कि जो ओवरलॉक हुआ है ना उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो तिरछापन आया है, मैं ओवरलॉक को कवर कर रही हूँ, कपड़े को पीछे नहीं खींच रही हूँ। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है।
आपके सामने कपड़े में किसी किस्म का कोई खिंचाव नहीं आ रहा है कहीं पे, और ये चीज़ के टेबल पे कपड़ा बिछ के जा रहा है, इसको बैक की तरफ भी एकदम मत धलकने दीजिएगा। यहाँ पे ये हो गया है। अभी मैंने सिलाई लगाई है ना, तो ये हल्का सा आपको नज़र आ रहा है, तो जैसे ही सिलाई लगाएं वैसे ही इसको प्रेस करें। ओवरलॉक का पहले करवाने का मकसद ये है कि इसके बहुत ज़्यादा धागे निकलते हैं। अगर आपने इसको स्पेशली साइड फिटिंग और आसन से ओवरलॉक करा लिया तो आपकी ये वाली जो मसले हैं ना, ये जिसको हम कहते हैं कि दाएं बाएं चीर देना सिलाई को, वो यहाँ पे कवर हो जाता है, वरना फिर धागे साथ साथ निकलते रहेंगे तो इशू बनता रहेगा। तो आप एक दफ़ा इसे कट कर लें। ओवरलॉक वाले से कहिएगा बग़ैर कट किए इसकी साइड की और बग़ैर खींचे इसको ओवरलॉक करके दे दें। ये देखिए बैक से सिलाई करके ऐसा हुआ, बाकी हम रही सही कसर इससे फ्रंट से इस्त्री करके इसकी सारी सिलवटें निकाल देंगे। अच्छा, मैंने ना बखिया जो ढीला ऊपर से करते हैं हल्का सा किया है। कपड़े को हमेशा जज किया करें कि आपके कपड़े के ऊपर खिंचाव अगर आ रहा है तो ऊपर से टेंशन जो होती है उससे कम कर दिया करें। अच्छा जी, अब हमने इसके पाइंचे को बनाना है। जस्ट फोल्ड करना है, सेंटर से सेंटर मिलाना ज़रूरी है। पहले तो हमने जो 3 इंच का मार्क रखा था उसे फ़ोल्ड कर लिया, फिर इसमें 1/2 इंच बैक की तरफ फ़ोल्ड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, किसी से हेल्प लीजिएगा क्योंकि सिल्क जो होती है ना वो लुढ़कती रहती है। इसको अच्छे से ये देखें, स्टीम आयरन से चाहे तो एक जितना मेजर भी कर लें, या आपकी चॉइस है। और दूसरे वाले हिस्से को भी कोशिश करनी कि जो हम बैक पे फोल्डिंग कर रहे हैं वो एग्जैक्ट एक जितनी आए, ताकि हमें पांचा फोल्ड करने में आसानी हो जाए। यहाँ तक ये हो गया। अभी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे मशीन की सिलाई लगा के साइड की फ़िटिंग कर लें, लेकिन साइड की फ़िटिंग को भी हाइड करना है मुझे। यहाँ से फ़ोल्ड करेंगे और देखेंगे आया हमारे ट्राउज़र में कोई खिंचाव तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो अब हमने क्या करना है कि इसकी जो ये वाला और ये वाला है ना, ये एग्जैक्ट एक जितना आना चाहिए, ताकि फिर तुरपाई भी तो खूबसूरती से आती है ना ऐसी चीज़ों की। अब हमने इसकी इनसीम की सिलाई करनी है, तो अब तो पहले ही 2 हिस्से हैं, ऊपर से और मज़ीद इसको फ़ोल्ड करके लेके आऊँगी तो 4 हिस्सों को सिलाई करना दिक्कत वाला काम है। तो जितना पाइंचा चौड़ा चाहिए उतना यहाँ से हम लोग मेजर करके पहले तो इनसीम की पूरी सिलाई लगा देंगे। ऊपर तक खींच के सिलाई मत लगाया करें, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि ओवरलॉक की हुई है उसको बैलेंस कर रही हूँ। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसको फ़ोल्ड करके साइड वाले ये हिस्से बराबर करके, और हम लोगों ने गुम सिलाई में इन सीम के ये वाले हिस्से फ़ोल्ड कर देने, चाहे तो बैक वाले हिस्से से सिलाई लगा लीजिएगा इस तरीके से। अब ये भी कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको पलट के दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी आ जानी चाहिए। इसको जब हम पलटते हैं तो हमारी इनसीम ऐसी आती है, कोई इसमें एक्स्ट्रा सिलाई नहीं दबी है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसकी क्रीज लाइन कैसे बिठाएंगे। अच्छा, मैंने तुरपाई कर दी है, एक हिस्सा तो मैंने सीधा कर दिया, दूसरा तुरपाई उल्टा ही रहने दिया है। देखिए किसी किस्म का कोई झोल नहीं आया है, हाथ में पकड़ के ही तुरपाई की है। अब इसकी जो इनसीम आउट सीम है सीधा करने के बाद उसे मिलाना है, और ऊपर से आसन की सिलाई से पहले ये हिस्से मिला दें और इसको यूँ बिछा के अच्छे से आयरन कर दें। जो बहन कह रही थी कि आप ट्राउज़र को वो इस्त्री करना बता दें, तो वो इस तरीके से पहले ही क्रीज़ बिठा लिया करें। और अगर आपने सिले सिलाई ट्राउज़र को करना है तो आपकी ये वाली सिलाइयाँ आपस में मिलनी चाहिए, इसमें कोई झोल नहीं आना चाहिए, तब आपका ट्राउज़र बिल्कुल ठीक सिला हुआ होता है। ये हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेती हूँ ऊपर तक। ये देखिए बिल्कुल अपनी शेप पकड़ लेगा ये जैसे जैसे जाएगा। अब इसकी मैंने आसन स्टिच कर देनी है, इलास्टिक वैसे ही लगा देनी है जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। अब तो बहुत आसान हो गया। यहाँ पे ट्राउज़र कंप्लीट हो गया है, आपके सामने मैंने इसे बिछा के भी दिखा दिया है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। और ये देखिए इसके मैंने जब आसन स्टिच किया और ऊपर से जो मैंने हाई एंड लो इसकी वेस्ट बनाई थी उसकी लुक एग्जैक्ट है वैसे ही, ये देख लें। अब इसको प्रेस कर लूँगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आज मैंने आपके साथ शेयर की हैं टिप्स जो कि आपके सिल्क के कपड़े को स्पेशली ट्राउज़र को स्टिच करने में हेल्प करेंगी। उम्मीद है आपके लिए ये फ़ायदेमंद होंगी, ट्राई करके देख लीजिएगा। और ये मैंने डमी को वेयर करके दिखाया, इसमें किसी किस्म का कोई खिंचाव कोई झोल नहीं आया है। चलिए जनाब, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि इसकी कुर्ती की भी आपसे डिटेल्स शेयर करूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।